हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी 100 मार्क्स से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। मैं पिछला वीडियो एक प्रोवाइड की थी जिसमें आप लोगों को सिलेबस वगैरह सब बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में लिंक होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं आप लोगों को हिंदी 100 मार्क्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। ये सब तो देख लिए। आज से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये है आप लोगों का स्टोरी सेक्शन और ये है पोइट्री सेक्शन जो आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना है। तो स्टोरी सेक्शन तो आप लोग बुक से ही पढ़ते होंगे, तो कहानी अच्छा लगता होगा तो आप लोग पढ़ लेते होंगे। लेकिन ये पोयम वाला थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड होता होगा, क्योंकि ये जो पोयम वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें से बीच में से कोई लाइन दे के आप लोगों से पूछा जाता है इस लाइन का क्या मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग पोयम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग लेसन 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग लेसन 26 से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कालिदास पोयम पढ़ने जा रहे हो। के कालिदास के राइटर कौन है, नागार्जुन। तो कालिदास कहानी को अच्छी तरीके से सुनिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कान में हेडफोन लगा के आराम से सो के भी सुन सकते हैं कहानी, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस दिमाग में बस इतना बैठा लीजिएगा, आखिर कालिदास पोयम है, सॉरी ये पोयम है। कालिदास पोयम में होता क्या है, जिसके राइटर कौन है, नागार्जुन, ये याद रखिएगा। कालिदास के राइटर नागार्जुन है। चलिए अब कालिदास पोयम को सुनना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कालिदास शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट करेंगे, उसके बाद उसके बीच के लाइन से जो जो क्वेश्चन आता है वो सब देखेंगे। मतलब ये आप लोगों को कंप्लीट कालिदास के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए, कालिदास शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। नागार्जुन अत्याधुनिक युग के क्रांतिकारी महाकवि है। नागार्जुन जो कि कालिदास के राइटर है, वो अत्याधुनिक युग के क्रांतिदर्शी महाकवि है। संस्कृत, हिंदी, पाली और मैथिली साहित्य के गंभीर स्वाध्याय से इन्होंने अपनी मौलिकता की मुहर इस युग पर लगा दी है। यही वे साधक हैं जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में कोई भेद नहीं लक्षित होता है, और यही उनका सबसे बड़ा मूल्यांकन है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपनी साहित्य रचना में जिन विषयों को स्पर्श किया है, वे विषय वर्णन, चित्रण, पात्र और एक शब्द में कहे उनका इतिहास अमर हो गया है। कालिदास का नाम लेते ही मेघखंड मानो आकाश में घिर आते हैं, और मेघों का नाम लेने से ही अपने आप महाकवि कालिदास की याद जागृत हो जाती है। श्रीयुत नागार्जुन ने यहाँ उसी अमर मौलिकता की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित रखते हुए कालिदास के प्रति ये पंक्तियाँ रची है। संस्कृत के कवि कालिदास ने अपनी साहित्यिक मौलिक योग्यता के रचना चित्रण में इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज के विलाप को अमर कर दिया है। साहित्यिक दृष्टि से वह विप्रलंब श्रृंगार साहित्य की अमर निधि बन गया है। उसमें चित्रित करुण पाठक के हृदय तलातल को झकझोर देती है। जैसा वह चित्रण बन पड़ा है, वैसा किसी अन्य से नहीं बन पड़ा। उसी अमर करुण के चित्रण को इंगित करते हुए प्रस्तुत रचयिता ने महाकवि कालिदास को श्लाघा देते हुए इंदुमती के मृत्यु शोक पर लगता है मानो आज भी उतने नहीं रोए होंगे जितना मानो कालिदास स्वयं रो रहे थे। इसलिए काव्योक्ति में कवि कहता है कि हे कवि, सच सच कहना, जैसा तुमने लिखा है इंदुमती के लिए शायद तुम ही तो नहीं रो रहे थे। ऐसा ही एक अमर प्रसंग चित्रण कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति का रोदन है। रति के रुदन पर आज भी सारे संसार को रोना आ जाता है। कथा ऐसी है कि शिव की तीसरी आंख से जब क्रोध विभूत अग्नि ज्वाला फूटी थी, तो कामदेव उसमें जलकर भस्मीभूत हो गए थे। पति के वियोग से रति फूट फूट कर रो रही थी, इतनी कि देवताओं को भी करुणा आ गई। प्रस्तुत रचयिता ने उस अमर चित्रण प्रसंग को इंगित करते हुए अपनी काव्योक्ति में यह कहा है कि रति के आंसुओं से तुमने ही तो अपने पग धोए थे। और फिर अपना अपरिमेय हृदय करुणा को महाकवि कालिदास ने अपने अमर गीति काव्य मेघदूत में तो और अस्थायित्व प्रदान कर दिया है। कुबेर के साप से साल भर के लिए यक्ष को पत्नी वियोग का अभिशाप सहना पड़ा था। यक्ष ने अपना संदेश यक्षिणी तक पहुंचाने का सबसे सरल किंतु श्रेष्ठ उपाय मेघों को दूत बनाकर उनसे ही भेजवाने का सोचा था। इस सादृश्य संगत कल्पना चित्रों के चित्रण में वियोग श्रृंगार का अमर सृजन महाकवि की लेखनी से हुआ है, लेकिन वह चित्रण जैसा बन पड़ा है सांदर्भ सृष्टि में वैसा किसी दूसरे से नहीं बना। प्रस्तुत रचयिता ने अपनी काव्योक्ति में महाकवि को प्रशंसात्मक विशेषण देते हुए लिखा है कि उनके पुष्कारवत मेघखंडों के महाकवि जो स्वयं
साथी बन गए थे, तब यक्षिणी के वियोग में तड़पने वाले यक्ष की जगह मानो स्वयं ही तड़पने लगे थे। पर पीड़ा का ऐसा हृदयंगम चित्रण साहित्य में कम ही संभव हो पाया है। मेघों की प्रकृति के साथ कालिदास ऐसे घुल मिल गए थे जैसे स्वयं मित्र के दूत बन गए हो। सारांशतः संकेतार्थ यह है कि महाकवि कालिदास के हृदय में करुणा का एक अथाह अजस्र स्रोत बहता था, जिसमें अवगाहन करने की इच्छा करने वालों को भी पहले कालिदास समय होना पड़ता था। सचमुच आत्मसात करना भी एक महत्तर कला है और साहित्य के लिए यह योग्यता अनिवार्य है। कालिदास इस योग्यता में अद्वितीय थे। हमारा काव्यकार भी अव्यक्त यह घोषित कर देना चाहता है कि संपूर्ण विश्व साहित्य में विलंब श्रृंगार वर्णन का जोड़ा महाकवि कालिदास जैसा दूसरा नहीं मिल सका। तो इसमें ये जो हम लोग का कालिदास पोयम था, जिसका शीर्षक जो है उसके बारे में आप लोग उसका भावार्थ समझे, उसका भाव स्पष्ट किए। अब हम लोग देखेंगे जो एग्जामिनेशन में कालिदास के जो पोयम है, उसके जो पोयम से जो लाइन उठा के उसका अर्थ पूछा जाता है ना, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे कालिदास के बारे में। कालिदास सच सच मतलब कि और पोयम था बीच में डैश डैश रोया या तुम रोए थे। ओके, कालिदास बोले सच सच मतलब कि इस पोयम है, तो यही लाइन का आप लोग को अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत अंश नागा अर्जुन की कविता कालिदास का है। जैसा कि मैं अभी बताई, ऐसे भी कालिदास चैप्टर पढ़ाई हो रहा है तो मैं कालिदास का ये अर्थ लेखन बता रही हूँ, इससे भी पता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, देखिए कालिदास इससे ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग का ये कालिदास की कविता है। ओके, मतलब कालिदास की कविता है और जिसके राइटर नागार्जुन है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में अर्थ स्पष्ट करने के लिए आएगा तो सबसे पहले लिखिएगा प्रस्तुत अंश उस राइटर के द्वारा लिखा गया है और वो कविता का है। ओके, तो ये लिख देने से थोड़ा सा एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रस्तुत अंश नागार्जुन की कविता कालिदास का है। यहाँ कवि ने कालिदास से प्रश्न किया है। ओके, कालिदास ने, यहाँ कवि ने मतलब जो नागा अर्जुन है ना, वो कालिदास से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि महारानी इंदुमती के मृत्यु शोक में महाराज अज रोए थे। जब महारानी इंदुमती है, ओके, इंदुमती जो है, जो कि महारानी है, जब वो मर जाती है तो जो महाराज होते हैं ना, महाराज अज, जिनका अज नाम है, वो रोए थे या स्वयं कवि कालिदास रोए थे। मतलब देखिए, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। देखिए, एक कवि है, कवि कालिदास से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? जब इंदुमती की मृत्यु होती है तो क्या वो जो महाराज अज रहते हैं वो रोते रहते हैं या फिर आप रोते रहते हैं? ओके, या स्वयं आप मतलब स्वयं कवि कालिदास रोए थे। महाकवि कालिदास ने महाराज अज और महारानी इंदुमती का प्रसंग वर्णन अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य रघुवंशम में किया है। ओके, महाराज अज है और महारानी इंदुमती जो है ना, उनका जो प्रसंग वर्णन है वो अपने रघुवंशम एक कविता है, मतलब कि एक किताब है उनका प्रसिद्ध काव्य, उसमें बताया है। ओके, इस काव्य के अष्टम सर्ग में अज विलाप पर व्यक्त है। उससे यह स्पष्ट है कि जब तक कवि स्वयं उस स्थिति तक विदग्ध नहीं होता है तब तक वैसी मर्म स्पर्शी कविता वह कवि नहीं कर सकता है। ऐसी उद्भावना किसी चोट खाए हुए हृदय की पुकार होती है। अतएव कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि अज विलाप के रूप में स्वयं कवि कालिदास ने अपने अंतर्मन की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। ओके, तो ये हम लोग का एक लाइन था जिसका अर्थ स्पष्ट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग को, शिवजी की तीसरी कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। तो प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन कविता कालिदास का अंश है। महाकवि कालिदास ने रति विलाप का बड़ा कलात्मक प्रदर्शन किया है। कवि प्रश्न करता है कि कामदेव के भस्म हो जाने पर रति रोई थी। ओके, कामदेव जब भस्म हो गए थे तो रति रोई थी या स्वयं कालिदास रोए थे। रति विलाप का प्रसंग कुछ उस प्रकार उसके वध के लिए यह निश्चित करते हैं कि समाधि में भगवान शिव यदि पार्वती से विवाह कर ले तो उन दोनों से उत्पन्न पुत्र तारक का वध कर देगा, किंतु भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाना सामान्य बात नहीं है। अतः कामदेव को इस कार्य को करने का आदेश दिया गया। कामदेव के व्यापक प्रभाव से असमय ही वसंत का आगमन हो गया। सभी और काम का व्यापक प्रभाव छा गया। समाधि से शिव जाग उठते हैं, पार्वती उनके सामने है और कामदेव अपने अमोघ धनुष पर सम्मोहन नामक बाण छोड़ देता है। शिवजी विचलित होते हैं परंतु स्थिति को शीघ्र भाप कर तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। इसके साथ ही कामदेव की पत्नी रति का अश्रु विलाप शुरू होता है। ऐसा अश्रुपूर्ण विलाप विश्व में दुर्लभ है। इस असहाय वेदना को साकार करने में कविता मूर्तिमान हो उठी है। ऐसी हृदय घातक पीड़ा को
व्यक्त करता है। कामदेव के भस्म होने पर रति ने विलाप किया था या कालिदास ने स्वयं रति के रूप में अश्रु बहाए थे। तो देखिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इस कविता का मतलब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो कालिदास जो बुक लिखे हुए हैं ना, मतलब जो कालिदास है ना, उसमें जो वो उस प्रकार से अपने आप को रोते हुए स्पष्ट किए हुए कि ऐसा लग रहा है वो कोई और नहीं, वो खुद ही रो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोगों का। आप लोग इसका अर्थ समझते रहिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में खुद से लिखना है। ओके, और सुनते रहिए बस। पर पीड़ा से पुर पुर हो, रोया यक्ष की तुम रोए थे। पर पीड़ा से पुर पुर हो, तुम कब तक सोए थे। प्रस्तुत अंश नागार्जुन की कविता कालिदास का अंश है। यहाँ कवि कालिदास ने यक्ष विरह के संदर्भ में पूछा है कि अपने प्रियतमा की विरह व्यथा में यक्ष रोया था या स्वयं कालिदास रोए थे। यक्ष विरह का बड़ा मार्मिक वर्णन कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में किया है। प्रेम की पीड़ा में पागल यक्ष रामगिरी पर्वत पर अभिषिप्त जीवन यापन करता है। वह वही पुष्पकारात मेघ ने अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करता है और अलकापुरी में अपनी प्रियतमा तक उस विरह संदेश को पहुंचाने का निवेदन करता है। इस प्रसंग में मार्मिकता बहुत अधिक है। इस कारण कवि ने यह प्रश्न किया है कि विरही यक्ष का रोदन यक्ष का था या स्वयं कवि कालिदास का था। चूंकि कालिदास ने यक्ष के विरह को जिस रूप में व्यक्त किया है, वस्तुतः वह कवि के भोगे हुए जीवन का साकार रूप लगता है, जिसे पढ़कर मन प्राण करुणा से विभोर हो जाता है। तो ये आप लोगों को कौन 3 लाइन है। पहला है कालिदास सच सच रोया था या तुम रोए थे। दूसरा है शिवाजी की तीसरी मतलब कि जो शिवाजी की तीसरी आंख जो खुली थी तो वो कामदेव को भस्म कर दिए थे, ये वाला लाइन है। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई थी या तुम रोए थे। जो मतलब जब कामदेव को भस्म कर देते हैं तो उनकी पत्नी जो रति होती है ना, वो रोती रहती है। ओके, तो वो वाला दूसरा है। तीसरा है पर पीड़ा से पुर पुरे हो, रोया यक्ष की तुम रोए थे। तो ये तीनों लाइन जो है ज़्यादा याद नहीं रखिएगा, तो कम से कम इतना याद रहना चाहिए। ये हम लोगों का जो कविता है कालिदास उससे लिया गया है। और कविता के राइटर कौन है? कविता के राइटर है हम लोगों के नागार्जुन। चलिए अब दूसरे लेसन का स्टार्ट होता है। तो आज के वीडियो में क्या देखें, आज के वीडियो में हम लोग कालिदास जो था उसका अर्थ स्पष्ट किए, उस कहानी में क्या था। ओके, और उसके बाद हम लोग 3 उसमें से लाइन उठाए और उस तीनों लाइन का अर्थ देखे, क्योंकि ये तीनों लाइन का अर्थ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे पहले ही बता देती हूँ। आज हम लोग कालिदास पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में रूखी डी यह डाल पढ़ेंगे। ओके, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका एक अलग प्लेलिस्ट तो बना ही होगा, आप लोग प्लेलिस्ट चालू कीजिएगा रात में जब सोने वक्त, क्योंकि देखिए इसके हिंदी के लिए ज़्यादा टाइम आप लोग को वेस्ट नहीं करना है। तो सोने टाइम आप लोग हेडफोन लगा लीजिएगा और ये पूरा कहानी का प्लेलिस्ट चलता जाएगा और आप लोग कहानी सुनते जाइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।